हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज हम अपनी सीरीज में सेकंड सेशन ले रहे हैं जो हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, जिसका नाम है डेली न्यूज़ सिंप्लीफाइड। And I am your host, and I am the faculty here for current affairs. And I welcome you all to this session for the Hindu analysis. आज की डेट 11 जुलाई 2023 and it's Tuesday. So let's begin with the discussion. और आज का जो डिस्कशन है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक भी कवर करने वाले हैं, हर एक टॉपिक का। and there was very less important news in the first page today actually, because अगर आप देखो तो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं that there is rain, काफी ज्यादा बारिश हो रही है। there is excess rain in the north India and some districts or the northwestern India, particularly the western India also there are rains। और इसकी वजह से अगर आप देखो तो यहाँ दिल्ली में भी जो हम देख रहे थे, ठीक है, देयर वर मीम्स सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट दिस कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कैनॉट रिवर बन गया है और ये वाला लेक बन गया है। तो ये सब चीजें हैं, बट दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कल हमने डिस्कस भी किया था दैट दी पर्टिकुलर रीजन जो इन रेंज के पीछे है दैट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो विंड्स आ रही है अभी, उसकी वजह से हाई टेम्परेचर विच वाज देयर इन आर नॉर्थ बेल्ट, तो उसकी वजह से ये हो रहा था, है ना। अब आगे चलते हैं एंड देयर इज नथिंग टू मच इन दिस न्यूज। देयर आर बंगाल रूरल इलेक्शंस। कल भी ये न्यूज आया था और कल भी इसमें यही चीज था दैट हाई कोर्ट नाउ हैज ऑर्डर्ड दिस रीपोलिंग। अभी रीपोलिंग हो गई है वहां पे और नाउ दी ऑर्डर्स फॉर एफआईआर द डेथ्स जो अभी वायलेंस हुआ है वहां पे 696 पोलिंग बूथ्स में अभी रीपोलिंग हो गई है। दोबारा से वो पोलिंग हुई है, पहले वहां पे कुछ वायलेंस हुआ था इसलिए पोलिंग कैंसिल कर दी गई थी। नथिंग दैट मच इम्पोर्टेंट। However, Supreme Court has this High Court has directed to provide the report. ठीक है, then comes the Supreme Court। ये जो केस है लिंचिंग का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था दैट देर वाज दिस केस ऑफ लिंचिंग इन 2018। और 2018 में क्या हुआ था कि मॉब लिंचिंग के बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे और उसके बाद 18 से लेके 18 के बाद ही स्टार्ट हुआ था, नॉट स्टार्ट हुआ था एक्चुअल में, बहुत ज्यादा केसेस आने लग गए थे मॉब लिंचिंग के। तो व्हाट इज मॉब लिंचिंग? Mob lynching is a term which is described for the act of targeted violence, targeted violence by large group of people, at least more than 50 people are there, and this leads to offense against the human body or the private property. This act of a mob believes that by the punishing of the by the punishing the victim for doing something wrong, not necessarily illegal, and they take the law in their own hands। और ये लोग क्या करते हैं, एक मॉब जमा हो जाता है, 50-60 लोग जमा हो गए और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, किसी एक इंसान को ऐसे मतलब कहीं पे भी वायलेंस कर देते हैं और कहीं पे भी लोगों को मार देते हैं। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का वायलेंस देख लो, आप काउ विजिलेंटिज्म देख लो, तो हर जगह ऐसा होता है। पर्टिकुलरली कॉजेज क्या होते हैं मॉब लिंचिंग के? एंड दीज आर इंटॉलरेंस किसी ग्रुप के अगेंस्ट में, और द फूड हैबिट्स ऑफ सम ग्रुप, और सम फेस्टिवल्स के अगेंस्ट में, और सम एक्टिविटीज के अगेंस्ट में, और मोस्टली लोअर कास्ट अपर कास्ट के बीच में दिस इंटॉलरेंस और द इंटॉलरेंस बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स, उस टाइम पे ये मॉब लिंचिंग होता है। ठीक है, देन देर आर कास्ट बायसेस। ठीक है, और आइडेंटिटीज और कास्ट और रिलीजन based biases, or there is cow vigilantism, and there is lack of speedy justice also।
जिसकी वजह से विजिलेंटिज्म या जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग होती है। एंड देयर इज इनएफिशिएंसी इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। ठीक है। एंड द टाइप्स ऑफ मॉब लिंचिंग कैन बी ऑनर किलिंग और इट कैन बी विच क्राफ्ट ऑल्सो। तो अगर इस पे अगर बन जाए, ठीक है, अगर इन केस बन जाए एमसीक्यू, तो क्या हो सकता है कि मॉब लिंचिंग के एक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी अ मॉब लिंचिंग, किसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ मॉब लिंचिंग या एज एन एक्ट ऑफ द मॉब, क्या कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनल वायलेंस और विचक्राफ्ट और ऑनर किलिंग, देयर इज काउ विजिलेंटिज्म, चाइल्ड लिफ्टिंग, सस्पिशन एंड थेफ्ट के केसेस, जहां पे लोगों को लगे कि यार कुछ हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी और सब लोग आके मिलके पीटने लग जाते हैं किसी लोग को, कहीं पे कुछ भी हो जाता है, सब लोग आके मिलके उसको पीट के मार दिए वहां पे, तो दैट कैन बी एन एक्ट ऑफ मॉब। ठीक है, तो पर्टिकुलरली मॉब लिंचिंग इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, क्यों? बिकॉज आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी of the constitution which provides for, and this article is particularly grossly infringed when we talk about this mob, क्योंकि उस इंसान को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है, उस इंसान को लाइफ को डिफेंड करने का मौका नहीं दिया जाता है, एंड ही इज जस्ट देयर, ही जस्ट किल्ड। ठीक है, या उसके अगेंस्ट में ये एक्ट होता है वायलेंस का विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर आप देखो लीगल टर्मिनोलॉजी में, विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ or without the procedure established by the law, this act is being done. And such incidents also violate Article 14 and Article 15 of the Indian Constitution. And the mob lynching is nowhere mentioned in the law of the land. तो particularly हमारे constitution में तो mention नहीं है। तो and this is simply put as a murder, and since it has not yet been incorporated under Indian Penal Code also, तो आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। तो अभी अगर आप मुझसे पूछो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देयर वाज दिस तहसीन पूनावाला केस, जिसके बारे में न्यूज़पेपर में भी लिखा गया है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 का, जिसमें देयर वर सेवरल प्रिवेंटिव एंड रेमेडियल measures which were pronounced by the Supreme Court, and Supreme Court actually referred mob as a horrendous act of mobocracy, as a horrendous act of mobocracy। तो ये जो एक्ट है, मोबोक्रेसी का एक्ट है, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था इन दिस केस, जिसका नाम था, जो केस हम अभी पढ़ रहे थे, दिस केस वाज अबाउट तहसीन पूनावाला केस 2017। and then court also and then what can be done more in such scenario। ठीक है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज कि वी कैन सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। ठीक है, second, what we can do is we can also assign special task forces for such thing। ठीक है, एंड उसके बाद we can also provide the victim compensation, victim compensation। तो सच कैन बी द पॉइंट्स जो हमें मॉब लिंचिंग में याद रखने चाहिए, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अगर मेंस या प्रीलिम से बनता है तो दिस इज इनफ विच वी हैव टू डील। ठीक है।
तो चलिए वापस चलते हैं अपने डिस्कशन पे जहाँ पे हम थे। एंड दिस इज इट, तहसील पूना वाला केस, एंड वी डिस्कस्ड इट ऑल। यमुना इज क्लोजिंग टू द डेंजर मार्क। ठीक है, तो इसलिए बच के रहिए जो भी अपना दिल्ली के लोग हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली जो अभी हमारी गई है दिस आतिशी, शी वाज ऑन अ विजिट टू चेक whether यमुना इज एक्चुअली हाई ऑन इट्स वेव्स और नॉट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नथिंग टू बी डिस्कस्ड मच ओवर देयर। एंड देयर कम्स दिस हाई कोर्ट verdict, Madras High Court verdict to quash the criminal cases against the minor boys for consensual relationships with minor girls। ये थोड़ा सा बहुत मतलब क्रिटिकल पॉइंट है और ये इसको समझना बहुत कीनली है। ये समझ आ गया तो ये बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आया हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट वी विल डील विद कॉन्सेंशुअल रिलेशंस। क्या होते हैं कॉन्सेंशुअल, दिस कॉन्सेंशुअल केसेस और कॉन्सेंशुअल रिलेशंस में हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं इस चीज की। ठीक है, क्या होता है ये। चलिए, तो कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप, consensual relationship refers to any relationship which is either in past or present. It can be romantic, it can be physically intimate or of the sexual nature। ठीक है, तो it can be of sexual nature also, plus it has to be consented। ठीक है, और whatever the persons or whoever the persons involved in this, they are involved with consent। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट आता है कंसेंट। तो कंसेंट किसका माना जाता है, जो एडल्ट। ठीक है, बट अगर आप न्यूज देखो तो न्यूज में बोला जा रहा है दैट मद्रास हाई कोर्ट हैज गिवन दिस order that minor boys for consensual, or minor boys or minor girls for consensual relationships with minor girls। अब कंसेंशुअल रिलेशनशिप है माइनर बॉयज और माइनर गर्ल्स का, माइनर जो भी होगा उसका तो कंसेंट ही नहीं लगेगा। तो देन हाउ कैन वी डू विद दिस थिंग। बट द थिंग इज कोर्ट इज जस्ट डिलिबरेटिंग ऑन दिस थिंग कि इनका माइनर अगर रिलेशनशिप में है तो इनका एक चीज चेक किया जाएगा। व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी इफ द इंटरेस्ट एंड द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन इज इन्वॉल्व। अगर इनका फ्यूचर इन्वॉल्व है इस केस में, अगर दो बच्चे हैं जो लेस देन 18 और लेस देन 16, दे आर बोथ जुवेनाइल्स एंड दे आर इनटू अ रिलेशनशिप, और उसके बाद अगर वो मतलब उस रिलेशनशिप में है which is not actually allowed, और उसके बाद they are having this consensual relationship। ठीक है, they are having this consensual relationship। तो उस टाइम पे फर्स्ट द थिंग विल बी चेक्ड इज कि वेदर, बिकॉज एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि द अक्यूज्ड और द बॉय इज अक्यूज्ड विद रेप। ठीक है, ठीक है, और ही इज अक्यूज्ड विद द चार्जेस ऑफ किडनैपिंग। ठीक है, जो कि रॉन्ग चार्जेस लग जाते हैं, कभी कभी लग जाते नहीं एक्चुअल में। दिस इज अ मेजर केस और अ लूप होल इन द लीगल प्रोसेस और द इन द लॉज, कि अगर गर्ल माइनर है तो देन देयर आर द चार्जेस ऑफ किडनैपिंग लाइक इम्पोज ऑन दैट पर्सन, और जिसने उसको जो भी द मेल काउंटर पार्ट और द फीमेल काउंटर पार्ट, मतलब द वन हु इज ऑफ द माइनर नेचर, तो उसको बचाया जाता है या उसका ये माना जाता है दैट कि उसका कंसेंट जो है, बिकॉज शी इज माइनर, शी इज नॉट एडल्ट एंड शी इज नॉट मच्योर एनफ, और ही इज नॉट मच्योर एनफ टू गिव द कंसेंट, इसलिए उस चीज को डिफरेंटली डील किया जाता था अंडर लीगल प्रोसेस। नाउ मद्रास हाईकोर्ट ने सेड कि अगर ये दोनों बच्चे, इफ द बोथ आर इनटू अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, और उसके बाद उनका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए वी कैन नॉट पुट देम बिहाइंड द बार्स। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट सेड दैट वी आर क्वेश्चनिंग द क्रिमिनल केसेस व्हिच आर देयर अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। अब यहाँ पे दो और टर्म्स लगाई गई है साथ में, वन इज टू फिंगर टेस्ट एंड अनदर इज पोटेंसी टेस्ट। ठीक है, तो पहली चीज हम देखेंगे व्हाट इज टू फिंगर टेस्ट एंड हाउ इज इट लाइक, क्या है इसका सीन पूरा। तो टू फिंगर टेस्ट
What is two finger test? This is carried out by medical practitioner. कोई भी डॉक्टर हो, कोई जो भी लीगल लाइक गायनोकोलॉजिस्ट हो, या जिसको मेडिकल प्रैक्टिशनर बोला जाता है, जो कंपाउंडर हो, जो एक रैंक पे हो, जो कम से कम अगर कुछ भी नहीं तो एमबीबीएस हो या एमडी हो या इंटर्न मतलब हो हॉस्पिटल में, जो प्रैक्टिस कर रहा हो, द वन हु इज प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, ठीक है, he checks the vagina to check that if the person or if the female is habituated to sexual intercourse or not. अब यहाँ पे जो ये बंदा चेक कर रहा है, he has the discretion to decide whether she is habituated or not, and this practice is totally unscientific. ठीक है, this is totally unscientific and there is no definite information which can be derived out of this, and this has no bearing in case of allegations of rape. अगर कभी भी ऐसा होता है तो यहाँ पे रेप के चार्जेस इसके अगेंस्ट में हो, इस टू फिंगर टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? दिस इज नॉट बीइंग कंसिडर्ड। A woman who has been sexually assaulted undergoes this medical examination for ascertaining her health and medical needs and the collection of the evidences. However, in such scenario, WHO, World Health Organization, ने बोला है that in its handbook, ठीक है, in its handbook, it has released that there is no place of virginity or two finger testing, ठीक है, and it has no scientific validity. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट in 2004 has also highlighted that whether a woman is habituated to the sexual intercourse or not, the test is itself, or this two finger test is itself irrelevant for the purpose of determining the ingredients of section 375 of the IPC. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि 375 ऑफ IPC जो है डज नॉट डिपेंड ऑन टू फिंगर टेस्ट, ठीक है, एंड सच इज द केस ऑफ दिस टू फिंगर टेस्ट। और इसको मद्रास हाई कोर्ट ने एस्टैब्लिश्ड बैन इन 2022 अप्रैल 2022 में मद्रास हाई कोर्ट said the state to ban the test, ठीक है। तो such are the all the nits and grits of this whole test। अब इसके बाद आता है एक और पॉइंट जहां पे हमने देखा था दैट द पोटेंसी टेस्ट, ठीक है, आप ये लिख लो सारा, because this you are not going to find on the newspaper itself, तो इसलिए then comes the potency test। इसको लिख के रखो और साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स बनाओ, ठीक है, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाओ, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अगर आपको दिक्कत आता है न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में, फॉलो मी, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप भी बनाइए, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ बनाना, ठीक है, वैसे ही आप भी बनाइए। प्लस अगर आपको कोई दिक्कत आता है न्यूज़पेपर नोट्स बनाने में, नॉर्मल नोट्स बनाने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में, तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी, ठीक है, और यू कैन डायरेक्टली रीच आउट आवर ऑफिस व्हिच इज दिल्ली परफेक्शन IAS। करोल बाग जो दिल्ली में है, ठीक है, और मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ अभी थोड़ी देर में ऑफ आवर सेंटर, ठीक है, वो आपको नंबर डायल करेंगे तो आपको हमारे तक कॉल आ जाएगी, आपकी कॉल मुझसे मिला दी जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। दिस इज द नंबर 9031036712 and ask about SK sir and they will direct you and the call will be connected to me only, ठीक है। Now moving back to the potency test,
अब ये पोटेंसी टेस्ट क्या होता है? दिस इज डन ओनली टू चेक वेदर अ मेल is potent to do sexual assault. अब ये कैसे चेक किया जाएगा? ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, दैट द स्पर्म इज टेकन एंड द स्पर्म इज taken to check the potency of that sperm. If that sperm is not potent, it's just assumed ki the male itself and the person itself is not actually that much capable to commit sexual assault. And this too, actually, अगर आप देखो तो this too has like it's not going to change anything because the sperm being like अगर आप देखो sperm be potent or not will not change the story altogether that the person has done the sexual assault or not. क्यों? Because with the prime defense in the rape or the assault case being the importance, the authorities are well within their rights to request or issue the warrant for a potency test. Now the thing is कि अगर आप यहाँ पे देखो तो जो यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज चल रही है, that is this potency test. It's an archaic test to suspect the collection of the sperm. Now the thing is this test has to be done away with, okay? Because just mere by assuming that the sperm of a male is not potent, which means that the male cannot do the sexual assault, is not actually logical. ठीक है, तो ये चीज को मद्रास हाई कोर्ट ने हाईलाइट किया है, and this is what we have to deal with, or this is what we have to understand out of this is the terminology of this act. अब इसमें क्या क्या terms है और इसको ध्यान से देखना है, and this much is the area which is important. Rest of the news is not that much important because it's the story about the case which is going on in Madras High Court. चलिए आगे चलते हैं. Now this will be the part of DS1 में आएगा urbanization, and particularly this can be the also the part of economy and urban spaces. ठीक है, और जियो इकोनॉमिक्स, तो ये लिंक हो जाएगा पेपर थर्ड के साथ भी, और प्लस स्मार्ट सिटीज. ठीक है, तो दैट इज हाउ वी लिंक यूपीएससी सिलेबस. और अगर आपको ये भी सीखना है तो इसके लिए भी आप सीधा मुझे कॉल कीजिए, अभी मैंने नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉल लग जाएगा आपको हमारे नंबर से. From the opening ornithologist to the roadside parks, cities are repurposing vacant, unused or underused spaces. ठीक है, तो कहीं पे यूज हो, अनयूज हो, अंडर यूज स्पेस हो, इसको हम क्या कर सकते हैं? जैसे अगर आप देखो तो चांदनी चौक का रीवैम्प हुआ अभी दिल्ली में. ठीक है, तो अगर आप फोटो सर्च करोगे रीवैम्प चांदनी चौक, तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही किया गया है, दैट द लेन्स आर बीइंग, उन पे वो टाइल्स लगाए गए हैं, एंड दैट्स ऑल व्हाट वी आर डूइंग. फुटपाथ बनाया गया, एंड सम स्पेस विच इज इन बिटवीन. अगर आप देखो तो वो जो रोड का डिवाइडर होता है वहां पे हम थोड़ा ग्रीनरी उगा देते हैं. एंड नाउ व्हाट द अर्बन एरियाज, यहाँ पे बात हो रही है महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, तेलंगाना, एंड सुदर्शन चौक इन, आई गेस दिस also is in Maharashtra only, and then Kohima, the forest colony was a small patch of land where the of Nagaland. तो सच प्रोजेक्ट्स और सच एग्जांपल्स, इनको आप याद रख सकते हो, और ये हमारे मेंस के आंसर्स में कोट हो सकते हैं जब हम अर्बनाइजेशन और सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन और द इकोलॉजिकल अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन लिखेंगे. दैट इज हाउ टू डील विद और हाउ टू बी in balance between ecology and urbanization. ठीक है, तो this is a topic जो कि हम बोल सकते हैं that this is a niche, और this is a topic जो transition topic है between different subjects of the humanities, whether that is development, whether that is economics, that is ecology, that is sustainability, that is smart cities. तो ये green spaces प्रोवाइड करना, ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, इसको समझना और इसको याद रखना.
मूविंग टू द नेक्स्ट पेज और द नेक्स्ट न्यूज जहां पे हम जाएंगे. And the lead editorial today is about artificial intelligence, and the editorial talks about the disruptive impact of artificial intelligence. अगर आपको कुछ भी नहीं पता है अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तब भी आपको चैट जीपीटी आपने सुना ही होगा. कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पे अगर रील्स वगैरह देख रहे हो तो कहीं ना कहीं पे चैट जीपीटी सुना होगा. ठीक है. आपने बहुत सारे और डॉट एआई के नाम से, ठीक है, पोर्टल्स देखे होंगे. डॉट एआई. ठीक है. फिर ये पोर्टल्स क्या करते हैं, ये आपके लिए मीम्स बनाते हैं, या आपके लिए स्टोरीज लिखते हैं, या आपके लिए पोएम्स लिखते हैं, या आपके लिए कंटेंट लिखते हैं. और ये एआईज आपके लिए कोडिंग करते हैं, ये एआईज आपके लिए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं. तो देयर इज अ मल्टीट्यूड ऑफ फंक्शंस which these artificial intelligence or these chatbots, particularly chatbots, can provide you. अब ये है क्या एक्चुअली? This is provided with a bulk database. अब इसके पीछे बहुत सारा डेटा होता है और बहुत सारा डेटाबेस होता है. इसका एक्सेस होल इंटरनेट का है. ठीक है. तो ये क्या करता है, अगर आप इसको कोई भी क्वेरी देते हो, आप इसको कोई भी क्वेरी दे दो कि व्हाट विल बी द, ये क्या करेगा, दिस विल एनालाइज द इंटरनेट और दिस विल एनालाइज द पास्ट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, देन प्रेजेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, देन इट विल एस्टैब्लिश अ ट्रेंड, और उसके हिसाब से ये फोटोज जनरेट करके देगा. और वो फोटोज होंगी आज से 2070 की फोटोज, कि उस टाइम पे हमारे आर्किटेक्चर में क्या क्या चेंजेस हो गई होंगी. तो ऑल टुगेदर लाइक थिंग जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट कैन बी अ लिटिल डिसरप्टिव ऑल्सो. जैसे ये ऑथर एग्जाम्पल देते हैं दो. वन इज अबाउट सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोकॉप्स, जो कि नॉर्मल थे, और दी ऑटोमेशन ऑफ फैक्ट्रीज, कि फैक्ट्रीज में हमने रोबोट्स लगा दिए और वो रोबोट्स काम कर रहे हैं, वो पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं, गाड़ियां तेज बन रही है और प्रोडक्शन तेज हो रही है. बट नाउ दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग दी leap into the artistic form also or the humanistic form also. That is like वो क्या करते हैं, writing poems, giving the pickup lines, qualifying the toughest exams like UPSC also. You can directly ask ChatGPT about writing 10 different introductions, 10 different conclusions to the same question. And the best one which you can get is वो आप रख सकते हो. ठीक है. You can ask it, bring me data about all the data about gender equality, bring me all the data about gender inequality. It can give you all that data and summarize the data. ठीक है. तो such statements, however, अगर सच में करते हो ऐसा, तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज इंश्योर दैट कि आप जो डेटा यूज करोगे या डेटा देखोगे, उस डेटा को रीचेक करो दोबारा से, वेबसाइट से, किसी वेबसाइट से, इकोनॉमिक सर्वे की वेबसाइट ये के डॉक्यूमेंट से, इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके सेम डेटा को सर्च करो पीडीएफ में, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा. एंड व्हाइल वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, अभी मेरे को याद आ गया कि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, आप इंटरनेट ही यूज करते हो, आपको कोई भी डेटा मिलता है, कोई भी चीज मिलती है, यूपीएससी के लिए अगर आप कोई भी चीज निकालते हो इंटरनेट से, इंफॉर्मेशन निकालते हो, डेटा निकालते हो, तो उसको रीचेक करना जरूरी है. ठीक है. अगर आप रीचेक नहीं करते हो, दोबारा से गवर्नमेंट सोर्स से रीचेक नहीं करते हो, देन आपके लिए वो प्रॉब्लम कर सकता है. नाउ द थिंग इज, दिस ऑथर इज here mentioning about the ethical debate which can be on these generative AIs, that these have subsided the realization that users will have a productivity powered upper hand over a non user. अब यहाँ पे एथिकल डिबेट ये है कि जिसको ये टेक्नोलॉजी आती है और जिसको नहीं आती है, अब उन दोनों के बीच में डिबेट हो जाएगा और उन दोनों के बीच में एक ऐसा डिस्कशन होगा कि लाइक हु शुड यूज इट एंड हु शुड नॉट. अब अगर कोई लोग हैं जिनको आता है, वो प्रोडक्टिविटी पावर्ड हो जाएंगे, उनके पास प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. हाउएवर जिनको नहीं आता है वो पीछे रह जाएंगे. सेम इज द केस, कोविड आया,
जिन्होंने टेक ओरिएंटेड थे, जिन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, वो लोग आगे बढ़ गए, वो स्टार्टअप्स आगे बढ़ गए, वो बिलियनियर बन गए, वो यूनिकॉर्न्स बन गए। अब जिन्होंने कोविड में भी बैठ के शांति से देखते रहे क्या करें क्या करें क्या करें, चेंज लेके आए नहीं लेके आए, तो वो लोग पीछे हो गए एंड दे लॉस्ट द गेम। नाउ द थिंग इज, इन अ स्टडी कॉल्ड जनरेटिव एआई एट वर्क, एक्चुअल में ये जो ऐसे है, ये जो एडिटोरियल इसने पूरा लिखा है ऑथर ने, दीज आर एक्चुअली द रिसर्च एसोसिएट्स फोर, ठीक है, ही इज अ रिसर्च एसोसिएट एंड ही इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, संतोष कुमार। इन्होंने कुछ स्टडीज पढ़ी है, चाहे वो स्टडीज यहाँ मैसेच्यूसेट्स की है या वो स्टडीज प्राइस वाटर हाउस कॉर्प्स की है, गोल्डमैन सैक्स की है, और कुछ स्टडीज यहाँ पे और है, ठीक है। तो द एक्चुअल थिंग इज, जो हमें यहाँ पे देखनी है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोटेंशियल इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस पे आप 10 पॉइंट्स निकाल के रखो, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कल को आंसर लिखने में। एंड दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द नेशनल इनोवेशन। एंड अभी हम इस एडिटोरियल को थोड़ा सा और देखते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इट टॉक्स अबाउट द प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जो प्रिडिक्शन की है दैट दिस एआई, इसको इंटीग्रेट करने से ग्लोबल जीडीपी कैन इंक्रीज बाई 14% और $15.7 ट्रिलियन बाई 2030। तो एक और चीज ये है दैट ग्लोबल जीडीपी कैन इंक्रीज बाई 7% इन अप्रैल 2023 इन द नेक्स्ट 10 years। तो कुछ कुछ स्टडीज है, अगर आप देखो दोनों स्टडीज में भी वेरिएशन है, एंड सच स्टडीज हैव टू बी टेकन लाइटली, इतना ज्यादा नहीं। और इन स्टडीज को हम डायरेक्ट यूपीएससी में कोट नहीं कर सकते, हाउएवर वी कैन कोट मैसेच्यूसेट्स की स्टडी, एंड डायरेक्ट अपने आंसर्स में इनको अवॉइड ही करो यूज करना, बिकॉज दैट मच डिटेल और उतने ज्यादा नाम आपको याद भी नहीं रहेंगे, है ना। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इकोनॉमिक सर्वे में कोई चीज आती है तो उसको आप कोट कर लेना। प्लस हमें बस ये देखना है कि इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, हाउ मच आर वी डूइंग ऑन दैट, ठीक है। नाउ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच हैव बीन हाइलाइटेड हियर इज द लेबर रिप्लेसमेंट। अब लेबर रिप्लेस हो जाएगा तो उसके बाद ये ऑथर यहाँ पे एक काम करते हैं कि हाउ द लेबर रिप्लेस्ड, जो अर्लियर लेबर रिप्लेस हुआ था ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल, एंड उसकी वजह से भी तो लेबर रिप्लेस हुआ था जब रोबोट एडॉप्शन हुई थी, लेबर रिप्लेस हुआ था। बट नाउ वी आर सीइंग कि 50 to 70% ऑफ द चेंजेस in US wage structure over last 4 decades have been there only due to the routine tasks in industries, जिससे रैपिड ऑटोमेशन हुआ था। तो ये ऑथर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि रोबोट जब हमने अडॉप्ट किए थे तो उसकी वजह से भी देयर वाज लेबर डिस्प्लेसमेंट, लेबर रिप्लेसमेंट पर्टिकुलरली। अगर हमने रोबोट्स ले लिए तो अब लेबर का काम तो खत्म हो गया, फिर लेबर का काम खत्म हो गया तो उससे क्या हुआ, ठीक है, उससे हुआ ये कि वेज स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स का वेज स्ट्रक्चर चेंज हो गया ड्यू टू दिस ऑटोमेशन। हाउएवर अगर आप देखो दिस एनालिसिस दैट 15 to 35% ऑफ द वर्क इन यूएस इकोनॉमी इज एक्सपोज्ड टू ऑटोमेशन। However, currently, अभी वर्ल्ड में 60% of the workers are employed in occupations that did not exist in 1940s। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, अगर वो टेक्नोलॉजी आने के बाद चेंज होता है लेबर स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस लेबर रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज क्रिएटिंग एवेन्यूज एंड जॉब्स ऑफ डिफरेंट टाइप फॉर द लेबर। अब डिफरेंट टाइप के जॉब्स बनेंगे और डिफरेंट टाइप के जॉब्स क्रिएट होंगे, तो उससे हेल्प ये हो जाएगी कि टोटल जॉब चेंज हो जाएगा। जॉब चेंज हो गया तो उसके बाद जहां पहले काम कर रहे थे, पहले लेबर का काम कर रहे थे, मैकेनिकल काम कर रहे थे, अब चेंज होकर कुछ और काम करेंगे, तो नए नए जॉब्स आएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उससे डरना नहीं है। However, yes, for India, there are opportunities and there are challenges also, like artificial intelligence in call centers and software industries does not bode well for millions of the Indians who are working currently in it. And we cannot regulate the use of artificial intelligence because this won't be a bright solution as per the author, because this will drive away the investments and opportunities। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
आप लिख के रखिए और आपके लिए काम आ जाएगा। 10, इट वुड बी प्रूडेंट फॉर इंडिया। अब इंडिया को करना क्या चाहिए, दैट वी शुड मोर फोकस ऑन एजुकेशन और ट्रेनिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो सच वाज द डिस्कशन ऑन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिबेट टॉपिक। ठीक है, तो सेकेंड थिंग विच वी आर गोइंग थ्रू इज चंद्रयान 3, जिसका लॉन्च अभी शेड्यूल किया गया है 14th ऑफ द जुलाई को। तो 2-3 दिन में हम देखेंगे that India will be on moon, and we all pray that this will be a great success, great success for India, and India will be the only second country to soft land on moon. ठीक है, now the thing is Chandrayaan 3 speaks to moon's rings rising importance in the scientific political milieux. Done. तो कौन सा व्हीकल हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट GSLV Mark 3 इसको लेके जाएगा फ्रॉम श्रीहरिकोटा। चंद्रयान 2 सबको याद होगा that was the saddest moment for whole India and us also, when the Chandrayaan 2 crashed, and it was launched in July 2018. थोड़ा सा याद रखना, विक्रम प्रज्ञान, क्या पता ये टर्म्स को मिक्सअप करके इस बार Chandrayaan 3 में पूछ ले प्रीलिम्स में। ठीक है, ऑप्शंस में विक्रम या प्रज्ञान डाल दे, तो इसको याद रखना है दैट दिस वाज द पार्ट ऑफ Chandrayaan 2. Then comes the Chandrayaan 3. This rocket will place the payload in an elliptical orbit around the okay, ठीक है। चलो, तो इसमें हम पहले देखते हैं Chandrayaan 3 के बारे में। Chandrayaan 3 will be launched by, this will be launched by GSLV Mark 3. ठीक है, from श्रीहरिकोटा, and the propulsion module, sorry, लैंडर एंड रोवर, जिसको 100 किलोमीटर ऑर्बिट में छोड़ देंगे। 100 किलोमीटर ऑर्बिट में छोड़ने के बाद द डिसेंट विल स्टार्ट, एंड द प्रोपल्शन मॉड्यूल हैज दिस स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री polarimetry of habitable planet अर्थ। ठीक है, जिसका नाम है शेप। दिस इज द प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो इस GSLV Mark 3 को प्रोपल्शन देगा, जो इसको थ्रस्ट देगा, जो इसको ऑर्बिट में घुमाएगा। ठीक है, दिस पेलोड is there to study the spectral and polarimetric measurements of the earth from the lunar orbit. ठीक है, तो ये जो शेप है, this will be in lunar orbit and it will study earth from that orbit. Done. अब इसके बाद जो लैंडर है, इसका लैंडर का नाम क्या है, चेस्ट, and this chest is there to measure the thermal conductivity and temperature. ठीक है, thermal conductivity and temperature, and there is this instrument for lunar seismic activity, जिसका नाम है लीसा। लीसा याद है किसी को, that Lisa was earlier also there. पिछली बार भी, no, this is ILSA actually. लीजा पूछा हुआ है UPSC ने, एक बार देख लेना what is Lisa. And this is for measuring the seismic activity on the moon. This will be a part of lander only. ठीक है, लैंडर में एक चेस्ट होगा, दूसरा इल्सा होगा, एंड तीसरा देयर विल बी लैग्म्यूर प्रोब। also known as LP. This will be there to estimate the plasma
density of moon. And there is also a passive laser retro reflector array from NASA, which is accommodated for the lunar लेजर रेंजिंग स्टडीज। तो लेजर रेंजिंग स्टडीज के लिए यहाँ पे हमारे पास नासा का लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर है। तो दीज विल बी दी कंपोनेंट्स ऑफ लैंडर, ठीक है, एंड दिस विल बी इन द ऑर्बिट एंड दिस विल बी अराउंड द ऑर्बिट। प्लस जब रोवर होगा, जो यहाँ पे रोवर का पार्ट है, जैसे हमने पहले देखा था विक्रम एंड प्रज्ञान, यहाँ पे जो रोवर होगा, rover here has what, first there is this rover में क्या क्या है यहाँ पे, first is alpha particle, x-ray spectrometer जिसका नाम है APXS, and there is also LIBS, that is laser induced breakdown spectroscope and this LIBS and APXS for deriving the elemental composition in the vicinity of landing site done। तो यहाँ पे हमारे पास चंद्रयान के ये कुछ कंपोनेंट्स है जो हमें याद रखने हैं। लैंडर मॉड्यूल में क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में क्या है, और रोवर में क्या क्या है। तो द 3 की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ Chandrayaan 3 are: first is safe and soft landing, second is rover roving demonstration, and third is in situ scientific experiment। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम कर सकते हैं यहाँ पे, और दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ Chandrayaan 3 and there are several advanced technologies which are present in the lander itself, and these are altimeters, velocimeters, inertial measurement, propulsion systems, navigation, guidance and control system, hazard detection and avoidance system, लैंडिंग लेग मैकेनिज्म। तो पिछली बार अगर आपको याद होगा तो लैंडिंग में प्रॉब्लम हो गया था चंद्रयान 2 में, क्योंकि उसका जो लैंडिंग लेग मैकेनिज्म था दैट वाज अ बिट वीक, और जो पर्टिकुलरली यहाँ पे ऑथर भी लिखते हैं दैट इज अबाउट दिस, जो यहाँ पे ऑथर लिखते हैं कि रीजन क्या था एक्चुअल में उस चीज का, चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 2 का at the lander crashed instead of executing a slow descent। ठीक है, तो जो लैंडर था वो क्रैश कर गया, उसके जो लेग सिस्टम था वो भी थोड़ा सा दिक्कत कर गया, और जो प्रोपल्शन सिस्टम था वहां पे भी थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, इसलिए ग्रेजुअल लैंडिंग नहीं हो पाई। ठीक है, डन विद दिस एंड okay, this will be a homework for you to go through this Artemis Accord। what is Artemis Accord? चलो आगे चलते हैं। women's reproductive autonomy as the new catchword। what is women's reproductive autonomy? पूरा एडिटोरियल पढ़ने का जरूरत नहीं है, I'll tell you in a short and crisp manner। this is the World Population Day and UNFPA, United Nations Population Fund officer, and this team or the country director of Bhutan, जिनका नाम है एंड्रिया एम वॉजनर, and she is talking about the reproductive autonomy। she is talking about the decision making power of women in reproduction। मतलब जब भी एक, और इन while the conceiving of child, the
एक्चुअल में द डिसीजन ऑफ कंसीविंग ए चाइल्ड और द डिसीजन ऑफ हैविंग अ चाइल्ड, that is reproductive autonomy which she is talking about. And in such a scenario she talks about the family planning services which actually are there because we are currently obsessed with the total fertility rates. अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो NFHS 5 भी हाईलाइट करता है the fertility rate which is 2.1% for India currently, है ना. नाउ द थिंग इज कि वी आर ऑब्सेस्ड विद दिस फर्टिलिटी रेट कि कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए. हाउएवर actually if we see the family planning services, they are already available to all, and we are also obsessed with one more thing, that is which number of child should be there, कितने child होने चाहिए, एक आइडियल पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए. नंबर ऑफ चाइल्ड्स इज दिस टोटल फर्टिलिटी रेट, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी की, आइडिया, फैमिली का, कंट्री का कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नंबर. और वो नंबर भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाए, वो है ज्यादा है. दैट इज ऑल व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट कि वी शुड नॉट फोकस ऑन दीज नंबर्स, rather what should we focus on is that how population stability comes. And she says that population stability comes when reproductive and sexual health decisions are free of discrimination, coercion and violence. The reproductive and sexual health services are affordable, acceptable, accessible, and of high quality. That the women and couples are supported to have a number of children they want when they want them. That is कि first of all आपको करना क्या है, जो भी सेक्सुअल हेल्थ या रिप्रोडक्शन के डिसीजंस हो वो फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो, उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि अगर वुमन लोअर कास्ट की है तो कुछ और होगा, अगर वुमन लोअर क्लास की है, अगर वुमन अफ्रीकन है, ब्लैक है, ठीक है, सब सहारन है, तो उस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोअर्शन ना हो, वायलेंस ना हो, मैरिटल रेप ना हो, ठीक है. एंड दिस वुमन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड बेयरिंग मशीन, उतना ना हो. बट क्या हो एक्चुअल में, हेल्थ सर्विसेज और सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज जितनी भी हो वो सारी की सारी अवेलेबल हो, वो सारी की सारी अवेलेबल हो, वो एक्सेसिबल हो सब लोग के लिए, और एक्सेप्टेबल हो कि अगर कोई नहीं चाहता है बच्चे रखना अभी, लेटर रखे. कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो, देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, whether that is use of condoms or whether that is use of pills or whether that is use of medicine or anything, that should be available to all, and the couple should be in that manner to decide. ये एक कपल डिसाइड करना चाहिए कि उनको कितने बच्चे चाहिए और कब बच्चे चाहिए. दैट इज हाउ इट इज, ठीक है. एंड नो वर्ल्ड एंड ऑन सच सिनेरियो दिस director of Bhutan or the country head of Bhutan, UNFPA, she highlights that the most recent National Family Health Survey of India talks about that just 10% of the women in India are independent to take decisions about their own health, and only 11% of the women are do believe that the marital violence is acceptable. ठीक है, 11% औरतों को ये लगता है कि मैरिटल वायलेंस इज एक्सेप्टेबल. एंड इफ अ वुमन रिफ्यूजेस टू हैव सेक्स विद हर हस्बैंड, कि if this thing happens that a woman is refusing to have sex with her husband, she can face violence and this is totally acceptable. तो ये चीज जो है ये गलत परसेप्शन है, ये चीज नहीं होना चाहिए. दिस सेक्सुअल consent should be always there, otherwise it will lead toward marital rape. ठीक है, मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट का टॉपिक अपने आप में बड़ा है, तो वी विल डिस्कस इट सम अदर डे, that what is marital rape and when it is considered to be a marital rape. And this thing we can use in our conclusions in such topics also and in some other topics also, that is कि India has this opportunity to advance its gender equality and grow as an economy, raising its women's labor force participation rate by 10 percentage points. अगर हमने 10 percentage points और बढ़ा दिया तो हमारा this might account for more than 70% of the potential GDP growth opportunity. इतना ज्यादा हमारा GDP growth हो सकता है. This is a very important point. आप अगर इसको लिख के रखो तो आपके आंसर्स में हेल्प हो जाएगी, आपके लिए बहुत अच्छा आंसर बन सकता है, इससे आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा होता है, हो जाता है एक आंसर का. मूविंग टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दिस इज ओपिनियन. ठीक है,
देयर इज दिस एपिडेमियोलॉजिस्ट जिनका नाम है ब्रायन वॉल, and he talks about his own experience when he was posted an experience of John Snow. He was a physician in London while there was cholera happening in 1854. जो ये अपना एक्सपीरियंस बताते हैं या जो ये अभी रिसेंट स्टडी बताते हैं, द स्टडी अबाउट द वेस्ट वाटर सर्वेलेंस, वेस्ट वाटर सर्वेलेंस। अब ये क्या है वेस्ट वाटर सर्वेलेंस? कि जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी सिटी से, उसको चेक किया जाए, उस कम्युनिटी के वेस्ट वाटर को चेक किया जाए, जो कि गंदा पानी निकल रहा है ड्रेन्स से, उसको चेक किया जाए और उससे पता चलेगा हमें कि कौन सी बीमारी फैलने वाली है, कौन सी बीमारी किस कम्युनिटी को लगने वाली है, यहाँ कौन सी बीमारी प्रेवेलेंट है, और वही चीज है जो हमें हेल्प करेगी इन दी सर्वेलेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ को चेक करने में। लाइक इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस सर्वेलेंस। जब हम इस वेस्ट वाटर को चेक कर रहे थे, जो लैंसेट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट आई थी, जो पब्लिश हुआ है, ये एक मैगजीन है द लैंसेट, लैंसेट मैगजीन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी अबाउट दिस दिस सर्वेलेंस ऑफ वेस्ट वाटर, और उसकी हेल्प से इंडिया हैज बीन एबल टू एंजॉय और टेस्ट द विक्ट्री ओवर द पोलियो वायरस। पोलियो वायरस अभी इंडिया से टोटल खत्म हो चुका है, अभी इंडिया में नहीं है टोटल पोलियो वायरस, एंड 80 years it took 80 years or it took more than that time to just ensure this thing कि आज से 80 साल पहले जो स्टडी आई थी अबाउट पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस थ्रू वेस्ट वाटर, इंडिया में थ्रू पोलियो सर्वेलेंस और थ्रू वेस्ट वाटर सर्वेलेंस पोलियो को इरेडिकेट करने में दिस वाज ऑफ अ ग्रेट हेल्प। And this author suggests such measures for the like disasters like COVID-19 pandemic. उस time पे भी we could have identified such things through wastewater management, and now this author tries to integrate the surveillance of wastewater through the wastewater surveillance mechanisms, and ये चाहते हैं कि आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसमें भी हम इस चीज को इंटीग्रेट करें, और उसकी वजह से इंडिया कैन प्रोवाइड अ better public health service, a better platform for health services to the citizens of India. And then the author talks about the India's leadership, which is there on the international platforms like G20, and this could serve as an opportunity to elevate the significance of innovative approach to disease surveillance. इंडिया यहाँ पे ऐसा काम कर सकता है कि जितने भी अभी हम प्लेटफॉर्म्स पे हैं, चाहे G20 हो, चाहे SCO का हमारा अभी लीडरशिप है, चाहे हम क्वाड में लीडरशिप पे हैं, ठीक है, या हम डेमोक्रेसी समिट कराए हैं अभी, ठीक है, जितनी भी प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया का लीडरशिप है अभी, इंडिया इज बीइंग द ग्लोबल लीडर नाउ, इट्स प्लेइंग इट्स रोल व्हिच वाज डेजिग्नेटेड फॉर इंडिया। वो रोल जो इंडिया को मिला हुआ है, वो रोल जो इंडिया के नसीब में था, दैट रोल इज नाउ इंडिया प्लेइंग टुडे। जो रोल इंडिया का डेस्टिनी था, दैट इंडिया इज डेस्टाइंड, इंडिया की ये तकदीर थी कि उसको ग्लोबल लीडर बनना था, और वो रोल पे इंडिया अभी है, वो रोल इंडिया अभी प्ले कर रहा है। तो उस टाइम पे इंडिया को हर एक अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी और हर एक अपॉर्चुनिटी को हार्नेस करना पड़ेगा। कहीं पे भी जहां पे भी हमें लगे कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया यहाँ पे लीडरशिप का रोल प्ले कर सकता है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर लाइंस हो, हर जगह पे इंडिया को वो अपॉर्चुनिस्टिक रोल पैदा प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज हाउ दिस ऑथर आल्सो डिस्कसेस अबाउट दिस कैन पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस। देन कम्स दिस टर्म नोन एज द ग्लोबल साउथ। अब ये ग्लोबल साउथ क्या है, सॉरी, और ये ग्लोबल साउथ क्या ये एक जोग्राफिकल टर्म है जो हम यूज करते हैं टू दी सदर्न ओशियन और द सदर्न कंट्रीज, चाहे उसमें अफ्रीका आता है, चाहे उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज आती है, पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, और दिस चाइना एंड रशिया, ठीक है, और द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और द आइलैंड कंट्रीज हेयर एंड देयर। क्या ये सब चीजें आती हैं उसमें या नहीं आती है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। क्या ये पॉलिटिकल
एरिया है और ये जोग्राफिकल एरिया है, ये चीज हमें देखनी है। व्हाट इज ग्लोबल साउथ? ग्लोबल साउथ एक ऐसा एरिया है, और दिस ग्लोबल साउथ, ठीक है, जिसको यूज किया गया था, और ये एक ऐसा टर्म है जो करंटली डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस के लिए यूज किया जाता है इन द इंटरनेशनल रिलेशंस और इन द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल रिलेशंस की लैंग्वेज में दिस इज नॉट अ जियोग्राफिकल एरिया, रादर इट्स अ मिक्स ऑफ पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज बिटवीन द नेशंस। ये उन नेशंस के लिए यूज किया जाता है जो पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कॉमन है एक दूसरे के साथ। अब जो ये कॉमनैलिटीज है, चाहे वो पॉलिटिकल कॉमनैलिटीज है कि हम लोग पहले कॉलोनीज थे, जितनी भी कॉलोनीज थी पहली, चाहे ये जियो पॉलिटिक्स है जो हम टेरिटरीज या बॉर्डर शेयर करते हैं उनका, इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज जो हम सब ने एक ब्रंट फेस किया है, या जो हम सब इकोनॉमिक कॉमनैलिटीज में मिक्सड इकोनॉमिक अप्रोच लेके चलते हैं। वी आर नॉट नीदर आर वी स्ट्रिक्टली कैपिटलिस्ट और नीदर नॉर आर वी टोटली सोशलिस्ट। तो सच जो कॉमनैलिटीज हैं जो हम सब कंट्रीज, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो कंट्रीज हो जो पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं, ठीक है, तो वो यूरेशियन कंट्रीज हो, तो दोज आर द कंट्रीज जहाँ पे ये ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट या ये ग्लोबल साउथ का टर्म इंडिकेट करता है उन कंट्रीज को। नाउ व्हाट इज दिस ग्लोबल साउथ? this term was first this term global south was first used in 1969 by the political activist known as Carl Oglesby, and he wrote in the Catholic magazine Commonweal, and he argued about the Vietnam War, so 1960s में हुआ था, about the culmination of history of the northern dominance। 1960s में वियतनाम वार हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद 1991 में जब सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ, सोवियत यूनियन खत्म हो गया, एंड देयर वाज ओनली वन व्हिच वाज लेफ्ट, एंड इट वाज व्हाट? कैपिटलिज्म। दिस वाज अराउंड and nothing else will be there now, and there will be only liberal ideas now। और ये सोवियत यूनियन का केस खत्म हो गया आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद दिस ग्लोबल साउथ इमर्ज्ड, ठीक है। एंड दिस ग्लोबल साउथ टर्म, इट वाज particularly this was being used इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन होने के बाद, जितनी भी कंट्रीज जिनमें अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, उन सब कंट्रीज को बोला जा रहा था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और थर्ड वर्ल्ड इसलिए बोला जाता था बिकॉज first one was referred to as the advanced or the capitalist nation or the capitalist class, and second one was this capitalist class or the feudal lords were there in the first estate, और सेकंड एस्टेट में ट्रेडर्स थे, और थर्ड एस्टेट में वो लोग थे जो टैक्स पे कर रहे थे, विच वाज दे थर्ड एस्टेट में था प्रॉपर्टी क्लास, और थर्ड एस्टेट में इनकम अर्न कर रहे थे। उस थर्ड क्लास को और उस थर्ड एस्टेट को सारा टैक्सेशन का पैसा उन्हीं को देना था, सारा टैक्स का पैसा उन्हीं को देना था, एंड द फर्स्ट टू एस्टेट्स वर जस्ट एंजॉयिंग द थिंग। एंड दिस टर्म, द फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड was for capitalist nations, socialist nations and those nations which are yet developing nations। तो इसलिए इनको थर्ड वर्ल्ड बोला जा रहा था। और उसके बाद then this third world was यूजुअली सम ऑथर्स उसको पॉजिटिव लेते हैं, सम ऑथर्स उसको नेगेटिव लेते हैं। बनाना रिपब्लिक्स, दोज कंट्रीज इन द साउथ अमेरिकाज जहाँ पे कुछ प्लांटेशन वर्कर्स, प्लांटेशन बिजनेसमैन जो प्लांटेशन क्रॉप्स पे काम किए, पर्टिकुलरली बनानास पे काम किए, उनने वहाँ पे लार्ज ट्रैक्स लिए सवाना ग्रासलैंड्स के, और उन पे बनानास उगाए, और वहाँ पे वो डिक्टेटर्स बन गए क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म थे,
और वो उन फार्म्स में जितना भी स्लेव था, जितना भी स्लेवरी था, वो सब पे रूल कर रहे थे। एंड दीज टर्म्स आर सच अ बिट सिनोनिमस टू ईच अदर। इसमें हमें देखना ये है कि ये जो ग्लोबल साउथ है, एक्चुअली में द टर्म ग्लोबल साउथ, इसको हम अभी क्या स्टेटस है इसका, क्यों यूज करते हैं ग्लोबल साउथ को। तो पर्टिकुलरली ये जो रीजन है, ठीक है, इंक्लूडिंग दी साउथ अमेरिका ऑल्सो, तो ये वाले रीजन को हम यूजुअली ग्लोबल साउथ बुलाते हैं। ठीक है, वेरियस कंट्रीज विच आर येट डेवलपिंग, एंड दीज दिस इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस पे ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। दिस इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर। हाउएवर व्हाट इज नॉट देयर, जिसपे हमें फोकस करना है, दैट इज हाउ इज दिस ग्लोबल साउथ इमर्जिंग इन द 21st सेंचुरी। अब 21st सेंचुरी में जो ये ग्लोबल साउथ है ना, या ग्लोबल नॉर्थ है, ये जो दो डिबेट्स है, नाउ द ग्लोबल साउथ जो है वो ओवर पावर कर रहा है। ग्लोबल साउथ इज टर्निंग द इकोनॉमिक व्हील्स टुवर्ड्स द साउदर्न रीजन्स। अब क्या हो रहा है, साउदर्न नेशंस, और जिसको ग्लोबल साउथ बोला जाता था पहले थर्ड वर्ल्ड को, ठीक है, कि अभी तक डेवलपिंग नहीं है, इनके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। अब क्या हो रहा है, दिस इज टर्निंग द व्हील इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ग्लोबल साउथ इज डेस्टाइंड, ग्लोबल साउथ इज डेस्टाइंड, और ये बोला जाता है दैट द 21st सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी। 21st सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी, कोट आप याद रख सकते हो। ठीक है, एंड इन दिस 21st सेंचुरी देर इज शिफ्ट इन द वेल्थ फ्रॉम नॉर्थ टू एशिया पैसिफिक, from North Atlantic to Asia Pacific. This was said by World Bank earlier also. एंड अब क्या हो रहा है, दैट द वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग हैं वो साउथ में मिल रहे हैं, वो लोग सदर्न नेशन से आ रहे हैं। 2030 में दिस इज प्रोजेक्टेड दैट आउट ऑफ द 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया विल बी फ्रॉम एशिया ओनली। ठीक है, तो 3 विल बी ऑफ एशियन, और द ग्लोबल साउथ से 3 कंट्रीज आएंगी, और ग्लोबल नॉर्थ से बस 1 कंट्री आएगी। तो दैट इज व्हाई दिस डिबेट इज हैपनिंग। ठीक है, एक्चुअल में दिस विल हैम्पर द यूएस हेजमनी। ठीक है, जब इकोनॉमिक पावर्स सदर्न होंगे, तो यूएस कहाँ पे फिर इकोनॉमिक हेजमनी यूएस की थोड़ा सा हैम्पर हो जाएगी, चैलेंज हो जाएगी। एंड देन ग्लोबल साउथ विच इज ऑल्सो डोमिनेटिंग द ब्रिक्स नेशंस, ब्रिक्स ब्लॉक को डोमिनेट कर रहे हैं। एंड दिस ब्रिक्स नेशंस दे हैव सरपास्ड द ग्लोबल G7 क्लब, जो नॉर्दर्न कंट्रीज है जिनमें न्यूयॉर्क वगैरह, बीजिंग, तो वहां पे भी उसको इकोनॉमिकली वी आर टेकिंग ओवर दैट ऑल्सो। प्लस billionaires are from Beijing more than the New York City. That is how this wheels are turning in the backward direction. And political sphere maybe also the Asian countries are much doing well. Particularly अगर आप इंडिया का बात देखो, ठीक है, इंडिया being the mediator or trying to mediate between the peace between Russia and Ukraine, or China trying to broker the Iran and Saudi Arabia rapprochement, or Brazil attempting to push for peace plan in Ukraine war, India being a part of being a member or being a supporter of the peace plan in Russia Ukraine debate, or in Armenia, or this uh, अर्मीनिया एंड अजरबैजान डिबेट ओवर द नगोर्नो काराबाख रीजन। तो हर एक जगह पे पॉलिटिकल स्फीयर में भी और इकोनॉमिक स्फीयर में भी, बिकॉज दिस अबाउट जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, एंड दोनों जगह पे ग्लोबल साउथ और द सदर्न कंट्रीज ऑफ द ग्लोब दे आर प्लेइंग अ पार्ट। एंड देयर आर दीज एक्सपर्ट्स ऑन जियो पॉलिटिक्स, जिनका नाम है पराग खन्ना एंड किशोर महबूबनी। एंड ये लोग लिखते हैं दैट द कमिंग सेंचुरी इज द एशियन सेंचुरी, एंड दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू डील विद, that now there will be a new world order which is known as post western world order। ठीक है, तो अगर आपने एक टर्म सुना होगा दैट इज वेस्ट मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और अगर आपने एक टर्म सुना होगा वेस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, और कभी कभी ये भी बोला जाता था द फर्स्ट और द इनिशियल फेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न
Western relations, or it can be also said that the IR is nothing but US foreign policy. तो these were such statements जो पहले पहले बोले जाते थे about international relations, about the dominance or the hegemony of the West in the international relations or at the international platform. ठीक है. Now moving ahead to the next editorial, and this next editorial is about palliative care and the non-communicable diseases. So actually this author is much talking about the guidelines, communicable diseases, and it says that the guidelines, they are limiting the palliative care to only the cancer patients. However, the actual care has to be there for non-cancer patients. ठीक है. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर्टिकुलरली इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें डायबिटिक लोग आते हैं, इसमें कैंसर पेशेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स का इशू है, जिनका पर्टिकुलरली स्पाइन का इशू है, जिनका like there are much more disease in NCDs, and out of the total there is a disease burden of 80% out of all the diseases which leads to NCDs. ठीक है. So NCDs are like important, and palliative care in NCDs is very much important. As you can see that ये author कुछ चीजें यहाँ पे highlight करते हैं. That is nearly 1.4 million people are diagnosed with cancer in India every year, while diabetes, hypertension and respiratory disease are also on the rise. तो ये जो NCDs है about diabetes, hypertension, respiratory diseases, यहाँ पे भी palliative care बहुत जरूरी होता है. And preventing the life-limiting illnesses from taking the taking over the life of that person who is suffering through NCDs. अब इसमें क्या करते हैं, पहले ओवर मेडिकलाइजेशन देखते हैं कि ज्यादा दवाइयां ना खाए, उनको थोड़ा सा योगा कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, उनको बाहर टहलाने ले जाएंगे, एंड ऑल ऑफ दिस, सो दैट दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज एंड ऑफ लाइफ केयर. ठीक है. कि अब इनका किडनी फेलियर हो गया है, हार्ट फेलियर हो गया है, नाउ दे आर ऑन दैट वर्ज ऑफ एंड ऑफ लाइफ. नाउ दैट केयर हैज टू बी देयर, कि दैट एंड हैज टू बी ब्यूटीफुल नाउ. ठीक है. तो टॉकिंग क्रूड अबाउट इट, and why, how many of the people need actually palliative care. Palliative care is a tertiary healthcare facility which is available at tertiary healthcare facilities in the urban areas. However, this author talks about this thing that palliative healthcare must be delivered at least at the health and wellness centers or the sub center level, at the village level, and the people who have to come to the district hospitals for palliative care is a failure of the health system. ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ये पैलिएटिव केयर इंसान को घर पे अवेलेबल होना चाहिए, घर पे नहीं तो सब सेंटर पे अवेलेबल होना चाहिए. बिकॉज इफ यू सी दैट द ग्लोबल एटलस ऑफ पैलिएटिव केयर 2020 talks about that the need of palliative care was higher for non-cancer illnesses than the cancer illnesses. ठीक है. There are some NGOs also who are working on it, on the palliative care, and that is all out of this whole debate which is there in this editorial, and nothing as much important. Particularly palliative care mein post independence India has made improvements in healthcare, 3-tier health system of India, jisme abhi there are national health programs, Ayushman Bharat, national health insurance scheme also, which are the positive efforts. So that is how we are going to deal with this topic, and I don't think there is anything much important in this. तो आपको बस पैलिएटिव केयर के बारे में पता होना चाहिए. मणिपुर वायलेंस, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, नथिंग टू बी डेल्ट हियर. ऑर्डिनेंस, ओके, देयर इज दिस उजरा जिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है एसएससी लेवल पे, आप देख सकते हो. शी डिस्कस्ड अबाउट द इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन. शी इज एक्चुअली द अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. शी मेट द फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा. ऑन द इंडो पैसिफिक पे उन्होंने बात किया है अबाउट द सिविलियन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. अब उसी बीच में चाइना स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग दैट व्हाई इज दलाई लामा मीटिंग दिस उजरा जिया. ठीक है. और सेंट्रल टिबेटियन एडमिनिस्ट्रेशन
with visiting official in New Delhi, and China is just highlighting that this is just the interference in the internal affairs of China, and that's all what it has been doing since so long. यहाँ पे All India Muslim Personnel Board, they have met this Bharat Rashtriya Samiti, and they are strongly opposing the Uniform Civil Code. Uniform Civil Code Article 44 Constitution. Already we have dealt with it, और हमने अभी पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है, तो nothing to be dealt here. आगे चलते हैं. There are much more articles here. NATO, what is NATO? NATO थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है. NATO क्या है? NATO पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं. व्हाट इज NATO? थोड़ा सा की पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे. इट्स अ 30 मेंबर. देयर आर करंटली 30 मेंबर्स इन NATO, ठीक है. इट्स अ मिलिट्री अलायंस. also known as Washington Treaty. April 1949 by the United States, Canada, and several Western nations against the Soviet Union. Currently 30 members. Done. 30 members are there currently, and originally it was Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, and all. And presently it's Greece and Turkey. And there is West ministership. Later, this Greece, Turkey, and West Germany have joined. Then the North Macedonia also. और उसके बाद France withdrew from the integrated military command of NATO in 1996. 1966, but it resumed. NATO के headquarters कहाँ पे है? ब्रसल्स, बेल्जियम, ठीक है. हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशंस is in Mons, Belgium, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NATO, देयर आर टू ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स. पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एस्टैब्लिश करना, एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है. ऐसा नहीं समझना कि सीधा जाके पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक है. NATO फंक्शन कैसे करता है? इट हैज एन इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड, जहां पे ये काम करता है, एंड मस्ट रेस्पेक्ट द बेसिक वैल्यूज दैट अंडरपिन द अलायंस. एंड NATO बना क्यों था? बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू, 1940s, वेस्टर्न यूरोपियन एंड इकोनॉमिक वेस्ट. वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये सब चीजें कहानी शुरू हो गई थी कोल्ड वॉर में. एंड particularly there are alliances of NATO. First is Euro Atlantic Partnership Council, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो. First is Atlantic Partnership Council, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो. Then there is Partnership for Peace Program. And yes, that's it, which you can read. Or third thing which you can read is North Atlantic Cooperation Council, that is NAAC. इन तीन चीजों के बारे में आप देख लेना. मेडिटेरेनियन डायलॉग है, इस्तानबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव है, जो रीसेंट चीजें हैं, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेना आप. व्हाट इज मेडिटेरेनियन डायलॉग and what is Istanbul कोऑपरेशन इनिशिएटिव, ठीक है. तो ये दो चीजें आप देख लेना, एंड इट्स डन. चलो आगे चलते हैं.
ठीक है, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन पता नहीं क्या बोल रहा है। सोलोमन आइलैंड्स एंड चाइना साइंस डील ऑन द पॉलिस इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी। अगेन जैसा मैं पहले भी बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ दैट सोलोमन आइलैंड्स का मैप मैं अभी निकाल के दिखा सकता हूँ, बट आई वोंट शो यू। आई वॉन्ट यू टू गो ओपन योर एटलस एंड चेक योर एटलस कि सोलोमन आइलैंड्स कहाँ पे है। सोलोमन आइलैंड्स को हाईलाइट करो एंड दैट इज योर वर्क एंड यू हैव टू डू इट इफ यू आर अ लिटिल बिट सीरियस अबाउट दिस एग्जामिनेशन। अगर आपको न्यूज़पेपर मिल रहा है, न्यूज़पेपर में से प्लेसेस ऑन न्यूज आपको ढूंढ के मिल रहा है कि विच प्लेस इन इज इन न्यूज, तो वहां पे आपको एटलीस्ट इतना तो करना पड़ेगा कि प्लेस आपको ढूंढनी पड़ेगी। अदरवाइज देर वोंट बी एनी फन ऑफ डूइंग द थिंग्स टुगेदर। ठीक है, जब हम साथ में, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आपके लिए कोई काम कर रहा है, आपके लिए इतना सीरियस इनिशिएटिव ले रहा है दैट आपके लिए न्यूज़पेपर तक को सिंप्लीफाइड करके लेके आ रहे हैं थ्रू दिस डीएनएस प्रोग्राम, डेली न्यूज सिंप्लीफाइड। ठीक है, दिस मच ऑफ एफर्ट इज बीइंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन साइड। तो आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा एंड दैट इज अबाउट दिस एटलस एंड ऑल। आपको थोड़ा थोड़ा जो असाइनमेंट्स में दे रहा हूँ उनको साथ साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, कल के न्यूज़पेपर के डिस्कशन से हमारा एक क्वेश्चन बना हुआ है, वो क्वेश्चन मैं अभी शेयर कर दूंगा आज भी कि उसका क्या करना है। और जो हमने कल डिस्कस किया था क्वेश्चन, जो हमने कल वाले न्यूज़पेपर से उठाया था क्वेश्चन, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। नाउ कम्स द टर्म अबाउट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। एंड देयर वाज दिस हिंडनबर्ग केस, अडानी हिंडनबर्ग केस, जो अभी एक रिपोर्ट आई थी विच वाज फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशन, जो बाहर का इंस्टीट्यूशन था। आई गेस 3-4 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी अबाउट दिस अडानी हिंडनबर्ग केस। और इसमें नाउ सेबी FPIs not having to disclose final owner is challenge in Adani Hindenburg case, क्योंकि FPI जो है वो एक्चुअल ओनर नहीं बता सकते। अगर ये इंडिया है और ये एक FPI है, ठीक है, दिस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया एट सेबी। ठीक है, इस चीज को समझना अच्छे से है कि क्या चल रहा है। और ये एक फॉरेन कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन है ए, इसको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, और इसको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे इंडिया में, इंडिया के स्टॉक्स में। ठीक है, स्टॉक्स, और स्टॉक्स का रेगुलेटर कौन है? सेबी। तो ये जो FPI है, इसने रजिस्टर किया किसके पास? सेबी के पास। रजिस्ट्रेशन डन, रजिस्ट्रेशन हो गई, तो इसके बाद क्या होगा? रजिस्ट्रेशन हो गई, ये FPI क्या करेगा काम? ये इससे पैसा लेगा और इस पैसे को इधर इन्वेस्ट कर देगा, इधर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा। अब इन्वेस्ट करने के बाद यहां से जो प्रॉफिट निकलेगा वो इस FPI के पास जाएगा और प्रॉफिट का कुछ परसेंट, 2%, 3% ये रख लेगा एज अ चार्ज, और बाकी सारा पैसा इसको वापस दे देगा। दैट इज द होल प्रोसेस। एंड दिस ए, इसका अब नाम क्या था? इसका नाम चार्ली था, चैपलिन था, जो कुछ भी नाम था इसका, दैट इज नॉट डिस्क्लोज। और वही एक चैलेंज है जो यहाँ पे सेबी डिस्क्लोज कर, सेबी बोल रही है कि ये जो अडानी हिंडनबर्ग केस है, इसमें जो बिगेस्ट चैलेंज है दैट इज वी कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ दीज FPIs। ठीक है, जो इसके ओरिजिनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज किया जा सकता है। नाउ हु आर FPIs एंड व्हाट इज FPI? FPI is foreign portfolio investment, FDI is foreign direct investment. FPI refers to investment. Which is based on value by the foreign investment. तो ये इन्वेस्टमेंट FDI है। Now FDI, what is this? This is an international investment, and this investment is a direct investment. ठीक है, and this investor is directly investing into the enterprise of another country. This too is foreign only. ठीक है, foreign investor only. As here, ये जो फॉरेनर होगा जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, वो यहाँ पे एक्टिव होगा। क्यों एक्टिव होगा? क्योंकि वो यहाँ पे आएगा, अपना काम देखेगा। जहाँ उसने फैक्ट्री लगाई है, उसने कोई
एंटरप्राइज खोली है, उसने किसी एंटरप्राइज के शेयर्स खरीदे हैं मोर देन 10%, तो वो सारी चीजों में अब डिसीजन मेकिंग करेगा, वो चेक करेगा कि वो प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है। इसको नहीं है उतना, ये डिसीजन मेकिंग के पावर्स नहीं रखता है एफपीआई, इज नॉट होल्डिंग दैट डिसीजन मेकिंग पावर्स, ठीक है। हाउएवर देयर आर डिसीजन मेकिंग पावर्स विद एफडीआई। अनदर थिंग इज कि इन्वेस्टमेंट इज मेड फॉर शॉर्ट टर्म, while as here it is usually long term, and these are volatile in nature, कि माइनर चेंज भी अगर मॉनेटरी पॉलिसी में आ गया या फिस्कल पॉलिसी में चेंज आ गया तो ये लोग क्या करते हैं, ये पैसा लेके गुल हो जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज स्टेबल, और ये डायरेक्ट उठा के पैसा अपना चले जाते हैं और ये अपने पैसे को कन्वर्ट। अब जब वैसा हुआ था कि यूएस स्टार्टेड टाइटनिंग दी मॉनेटरी पॉलिसी, दिस मनी सप्लाई, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, वहां पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ से पैसा चला गया वापस और वो यूएस चला गया। एंड सेम वाज द केस विद अभी रिसेंटली कोविड के बाद, जब डिमांड वाज नॉट देयर, डिमांड को इंक्रीज करना था, तो यूएस अडॉप्टेड दिस चीप मॉनेटरी पॉलिसी और इजी मॉनेटरी पॉलिसी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वहां से पैसा उठ के आ गया और वहां पे लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा था, तो उनने वहां से उठा के यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि हमें पैसा चाहिए था यहाँ पे और हमें भी डिमांड बढ़ानी थी। तो दैट इज हाउ दिस। इसको थोड़ा सा और दे देना, ठीक है। बाकी ये केस तो ठीक है, चला चलता रहेगा। which is this company known as TI, Clean Mobility Private Limited, अभी एक फैक्ट्री सेटअप की है, ई ट्रैक्टर फैक्ट्री विच इज इन चेन्नई। तो याद रख लेना थोड़ा सा, आपके एसएससी वाला काम आ जाएगा सीईटी एग्जाम्स के लिए। Then India pips China as the best emerging market for investing because ऐसा कोई कुछ जो रिपोर्ट्स आता है, इन्वेस्को ग्लोबल सॉवरेन एसेट मैनेजमेंट रिपोर्ट, ये इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि कौन सी रिपोर्ट हमारे लिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हमें क्या पढ़ना है वो तो हम डिस्कस करते हैं, बट ये हमें नहीं पढ़ना है तो ये भी डिस्कस करना जरूरी होता है। स्पोर्ट्स के पेज में आई डू अवॉइड, बिकॉज स्पोर्ट्स इज समथिंग जो यूपीएससी में स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ रहा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि स्पोर्ट्स का क्वेश्चन कब आता है या कोई ऐसा अनयूजुअल क्वेश्चन कब आता है, उस चीज को देखना जरूरी है कि कब आता है ऐसा क्वेश्चन। जब कोई मेजर से मेजर इवेंट हो रहा हो, ठीक है, तो वो तो आप खुद ही देखोगे, वर्ल्ड कप हो रहा हो, जैसे कोई ऐसा बड़ा एशियन गेम्स हो रहा हो, ओलंपिक्स हो रहा हो, तब तो आपको देखना पड़ेगा वो चीज, ठीक है, और उसको उस पर थोड़ा सा नोट बना के उसको याद रखना पड़ेगा। देन साइंस, द स्ट्रेंज पार्टिकल दैट होल्ड्स द की टू क्वांटम सुपर कंप्यूटर्स इज नोन एज मेजोरानो recently developed, and this can be used as a powerful form of computing, and this computing will be called as topological quantum computing. They can work as qubits and won't easily lose the information vested with them. Such computers could also take advantage of peculiar mathematical rules known as non-abelian statistics. इस लाइन को बहुत अच्छे से समझने के लिए we will go deep into this editorial. इस editorial में क्या लिखा हुआ है, रिसेंटली एक नया डिस्कवरी हुआ है और एक नया पार्टिकल पाया गया है जिसका नाम है मेजोरानो जीरो मोड्स, ठीक है, एंड दिस हैज a potential to revolutionize the quantum computing. What does Majorano mean? All the subatomic particles, जितने भी subatomic particles हैं इस दुनिया में, they all are made up of what? Fermions. अब यहाँ पे there was a British physicist in 1978 जिसका नाम था Paul Dirac. He tried to link quantum mechanics with this subatomic particles and with the theory of relativity, और वहां से निकला Dirac equation. And what is this Dirac equation? This tries to describe the behavior of subatomic particles that move at near the speed of light. जितने भी subatomic particles हैं जो मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में at the speed of light, उनका बिहेवियर क्या होगा, that is what is all about this Dirac equation.
what he noticed was that the equation predicted the existence of an anti-particle for each of the particle. और वहीं से start होता है that such that if the two meet, they simulate each other. That they act on each other. That is particle and anti-particle. And that is all the particulate matter. और वहीं से फिर लिंक हो जाता है इसका theory of relativity and that goes deep into the physics. ठीक है, तो वहां हमें नहीं जाना है, हमारे ना तो समझ आ रहा है ना तो योगी से पूछेगा कभी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे लेटेस्ट बन गए तो नहीं लेटेस्ट है. What is Majorana's zero mode? All the particles have 4 quantum numbers associated with them. No two particles in the same system can have the same 4 quantum numbers. The numbers are together like each particle's ID. ठीक है, ये definition हमें याद रखना है. These Majorana zero modes का. And then what is non-abelian statistics? In these, what we are doing, these are simply mathematical rules. और मैथमेटिक्स में जब भी आप, अगर आपको याद होगा 10th क्लास में, तो हम क्या पढ़ते थे कि आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं. अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. जितना आपका स्टेप है उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा. एंड अगर आपने एक स्टेप गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत निकल जाएगा. एंड सेम इज द केस विद नॉन एबिलियन स्टैटिस्टिक्स. एंड इट सेज दैट अगर आप मैथमेटिक्स के रूल्स या इन स्टेप्स को चेंज करते हो, इनका ऑर्डर चेंज करते हो, एसीबीडी करते हो या एडीसीबी करते हो, तो उससे क्या होगा, दैट द रिजल्ट जो आएगा, यू विल गेट अ डिफरेंट रिजल्ट. और डिफरेंट रिजल्ट मिलने से, मतलब डिफरेंट ऑर्डर फॉलो करने से डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा. एंड दिस प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी कि अगर आपको एक 10 लाख स्टेप्स का एक ऑपरेशन करना है, 10 लाख स्टेप्स का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है या स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करना है जिसमें 10 लाख स्टेप्स है, और उन स्टेप्स को अब डिफरेंट ऑर्डर में करना है, तो उसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो उतने सारे कॉम्बिनेशंस का कैलकुलेशन के लिए देयर इज दिस क्वांटम कंप्यूटिंग. और इस क्वांटम कंप्यूटिंग में ही आता है नॉन एबेलियन स्टैटिस्टिक्स, व्हिच टॉक्स अबाउट that if you change the series or the chronology of the steps, then the result will also change. And I guess that's it. However, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, and then we will close this discussion and that will be all for today's. And quantum computing, abhi this is a rapidly emerging technology that harnesses laws of what? Laws of quantum mechanics. क्वांटम कंप्यूटिंग चलता है क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज पे. एंड देन क्वांटम मैकेनिक्स इज अ सबफील्ड ऑफ फिजिक्स दैट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है? बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एंड द डिफरेंट वे ऑफ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन. ठीक है, डिफरेंट ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स, आप अगर नॉर्मल कंप्यूटर लेते हैं, it works in 0 and 1, while as the qubit, it talks about 0 and 1 with multiple combinations. ठीक है, यहाँ कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कितने कनेक्शंस बन सकते हैं, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम, दिस हैज दैट पोटेंशियल कि इसका कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, उस पे ये काम करेगा. जैसे अभी हमने देखा दैट 1 लाख स्टेप्स का एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है, और उसमें उन 1 लाख स्टेप्स को डिफरेंट ऑर्डर में उस पे काम करना, और डिफरेंट ऑर्डर में उसके कैलकुलेशंस को सॉल्व करना और उनका रिजल्ट निकालना, दैट इज क्वांटम कंप्यूटिंग. ठीक है, नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग कैन बी दैट quantum computers can tap into the quantum mechanical phenomena and they can manipulate the information which is expected to shed the light on the processes of molecular and chemical interactions. अब कोई भी मॉलिक्यूलर एंड केमिकल इंटरेक्शन, कि कोई भी दो, अगर हम केमिकल्स मिलाते हैं या दो मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं, तो वहां से कितने कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, कितना इंटरेक्शन हो सकता है, दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वांटम कंप्यूटिंग एंड दैट इज हाउ दिस कैन ओपन डोर्स टू न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज. अब कुछ स्टेप्स है आईबीएम इंडिया इनिशिएटिव on quantum computing.
जो इंडिया में चल रहा है। फर्स्ट वाज अबाउट दिस क्वांटम कंप्यूटिंग चैलेंज और आईबीएम का क्वांटम कंप्यूटिंग, इट्स नोन एज QISKIT and it's an open software, open source software डेवलपमेंट किट, ठीक है। एंड ये डेवलपर कम्युनिटी के लिए आया था और क्वांटम वीक एंड क्वांटम टेक्स्ट बुक्स आर देयर। देन देर इज आईबीएम का एक क्वांटम एडुकेटर प्रोग्राम जिसमें ये एजुकेशन देते हैं। देन देर आर सम की इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, एंड फर्स्ट विल बी द नेशनल मिशन ऑन quantum technology and application. It was passed in 2021 budget and it allocated 8,000 crores towards the national mission on quantum technologies for the development in quantum computing, cryptography and communication. And communication, ठीक है। Then comes the quantum computing laboratory. Quantum computing laboratory computing laboratory, this was set up in 2021 by Indian Army and this is set up in MP। और अभी कहाँ पे है ये MP में? This is in the institution of wow, institution of, ठीक है, wow, and this is also backed by the National Security Council Secretariat, ठीक है। Then comes the quantum communication lab. This is the center for development of telematics, है जिसको हम C डॉट भी बोलते हैं, ठीक है। दिस लॉन्च्ड द क्वांटम कम्युनिकेशन लैब और देयर आर सम अदर इनिशिएटिव्स आल्सो जो आप देख सकते हो। वन इज आई हब एंड देयर इज सम स्टार्टअप्स आल्सो जो काम कर रहे हैं। वन इज क्यूनू लैब्स विच इज इन बैंगलोर, ठीक है। देयर इज वन मोर नोन एज बोजॉन क्यू और भिलाई। ये आप देख लो, थोड़े बहुत स्टार्टअप्स है ये और ये आपके काम आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल्स को कोट करने में और आपको हेल्प करने में कहाँ पे, आपके मेंस में, ठीक है। चलो वी आर डन विद दिस, ठीक है। एंड आई गेस टुडेज डिस्कशन इज ओवर एंड कल का जो क्वेश्चन था जो आपने शायद लिखा भी होगा एंड विच वाज अबाउट द जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स में इनकेस का क्या रोल रहेगा करंटली। आज का जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी अबाउट developments of artificial intelligence and quantum computing in India. How can these help in economic grow economic
व्हाट्स इट्स पोटेंशियल, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन होगा ये एंड 15 मार्क्स इसमें आएंगे। आप अपने क्वेश्चंस लिखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, एक नंबर में दे रहा हूँ यहाँ पे अगेन, परफेक्शन आईएएस करोड़ बार। आप हार्ड कॉपी लेके आ सकते हो तो हार्ड कॉपी लेके आओ, व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद आप व्हाट्सएप पे शेयर करो और आपको कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप इस नंबर पे कॉल करो और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको I'm giving you the number and the number is 90 just a moment 90310 3712। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपना पीडीएफ भेजो आंसर का एंड आई विल हेल्प यू आउट। कोई भी और इशू हो तो आप इसी नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा एसके सर के बारे में एंड दे विल कनेक्ट यू टू मी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द डे। और ये जो वीडियो है इसको करने के बाद यू गो थ्रू ऑल योर स्टैटिक टॉपिक्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी अटेम्प्ट 2024। जय हिंद, जय भारत, गुड लक।